ये कहानी 29 मई 2009 की है और ये स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर की है। तो आज की कहानी सुने उन्हीं की ज़बान में। हेलो, मेरा नाम है आयशा। मैं मुल्तान से गुजरात जा रही थी। सर्दियों के दिन थे और शाम के 6 बज चुके थे। उस दिन ट्रेन लेट थी। वैसे तो ट्रेन 5 बजे तक स्टेशन पे पहुंच जाती थी, लेकिन उस दिन बारिश की वजह से ट्रेन पूरा 1 घंटा लेट थी। और अभी भी ट्रेन का कुछ अता पता नहीं था कि ट्रेन और कितना लेट होगी। इंतज़ार करते करते 1 घंटा हो चुका था। सर्दियों का मौसम था, दिन छोटे और रातें लंबी। यही वजह थी कि 5 बजे थे और अंधेरा होने लगा था। और मैंने मुल्तान की टिकट ली और वेटिंग रूम में बैठ गई। वेटिंग रूम में सिर्फ एक औरत, 2 आदमी और एक 6 साल का बच्चा था। उनमें से एक फैमिली थी जिसमें एक औरत, एक आदमी और एक बच्चा था, जबकि एक आदमी अकेला सफ़र कर रहा था। देखने में उसकी एज 45 से 50 साल लगती थी। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अंधेरा और सर्दी बढ़ती जा रही थी। मुसाफिर खाने में लोग बहुत कम थे, और क्यों ना होते। इस तरह के मौसम में कौन सफ़र करता है। मैं भी सफ़र ना करती अगर मेरी मजबूरी ना होती। मेरी नानी के घर मुल्तान के पास है। वो बहुत बीमार थी और डॉक्टर ने कहा था कि शायद वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। बस यही वजह थी कि मैं सुबह होने का इंतज़ार न कर सकी और ऑफिस से आते ही थोड़ी पैकिंग की और स्टेशन आ गई। रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं वापस नहीं गई। शायद अपनों का प्यार हमें खींच लाता है। अब शाम के 6:30 बज चुके थे। वफ़के वफ़के से 2 आदमी ट्रेन के बारे में पूछ के आए, लेकिन उनका कहना था कि बारिश की वजह से 20 मिनट में पहुंच जाएगी। लेकिन इस 20 मिनट्स को 2 घंटे हो गए थे। वेटिंग रूम में एक बूढ़ा आदमी था। उसने गर्म चादर ली हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी गीली ना थी। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि इतनी तेज़ बारिश से वो बाहर से आया है और उसकी चादर गीली क्यों नहीं है। वो सामने की बेंच पर बैठ गया। मैं 5 मिनट तक उसको देखती रही, लेकिन उसका फेस नजर नहीं आ रहा था। उसका चेहरा चादर में छुपा हुआ था। 10 मिनट्स बाद हमें ट्रेन की आवाज़ आई। हम सब उठ के बाहर की तरफ गए। ट्रेन स्टेशन के पास पहुंच गई थी। हम बारिश से बचते बचते ट्रेन में बैठ गए। आयशा बताती हैं कि ट्रेन में ज़्यादा लोग न थे। वो एक तरफ खिड़की के पास जाकर बैठ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा भी कि साथ वो बूढ़े बाबा मुझे नज़र आ जाएं। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग बार बार उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। ट्रेन चल पड़ी और मैंने सुख की सांस ली। थोड़ी देर बाद पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो ट्रेन बहुत तेज़ चल रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर रेगिस्तानी इलाका था। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो पता चला ट्रेन तेज़ी से चल रही है। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर रेगिस्तानी इलाका था और ट्रेन तेज़ी से चल रही थी। आयशा बताती हैं कि ट्रेन तेज़ी से चलते चलते अचानक रुक गई। ट्रेन ने ब्रेक इतनी जल्दबाजी में लगाई थी, आसपास के लोग परेशान हो गए थे। कुछ लोग ट्रेन से नीचे भी उतर गए ताकि पता कर सकें कि ट्रेन क्यों रुकी है। आयशा बताती हैं कि मैंने एक आदमी को हमारे डब्बे के पास आते हुए देखा। आयशा ने कहा, सुनो, ये ट्रेन क्यों रुक गई है। वो बोले, लोग कह रहे हैं ट्रेन के नीचे कोई आ गया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। मैं डर गई। मेरे डब्बे में कुछ दूर एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटी, क्या हुआ है, ये ट्रेन क्यों रुकी है। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और वो भी डर गई। पूरी ट्रेन में एक डर सा बैठ गया था। आयशा बताती हैं कि मेरे सामने वही बूढ़े बाबा आकर बैठ गए। बाबा कहते हैं, कोई नहीं आया ट्रेन के नीचे। मैंने कहा, बाबा जी, सब कह रहे हैं कि कोई ट्रेन के नीचे आ गया है, फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि कोई नहीं आया ट्रेन के नीचे। बाबा ने गुस्से में कहा, ये सब मिले हुए हैं, ड्रामा कर रहे हैं। मैंने कहा, कौन कर रहा है ड्रामा। बाबा ने धीमी आवाज़ में कहा, कुछ साल पहले। ट्रेन की लाइट कम हो गई। अब वो बाबा जी बैठे हुए नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा, यह इलाका इसी तरह वीरान था। यहाँ से कुछ दूर एक गांव था। वहाँ एक बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी और उसका एक बेटा था, और वो बहुत गरीब थे। उसने अपनी गुर्बत ख़त्म करने के लिए उसने बहुत से लोगों से पैसे उधार लिए और उसको शहर भेजा, और ख़ुद गांव में बहुत मेहनत की। वो आदमी ये सोचकर अपनी सारी थकन भूल जाता था कि उसका बेटा उसे एक दिन अपने पास शहर बुला लेगा। वो दिन रात यही सोचता था कि अच्छे दिन भी आ जाएंगे। लेकिन एक रात उसके पास एक 30 साल लड़का आया। वो उसके घर आया और उसे बताया कि उसका बेटा जेल में है।
उसने एक लड़की से शादी कर ली है और वो लड़की शहर के अमीर तरीन पॉलिटिशियंस में से एक की बेटी है। क्योंकि उन्होंने भाग के शादी की थी, लड़की के घर वालों की बहुत बदनामी हुई है और वो ये सब छुपा के आपके बेटे को जेल में ये कह रहे हैं, लगता है कि वो लड़का कातिल है, उसने लड़की के चाचा जात भाई को मारा है। लेकिन अंकल, लगता है कि वो जेल से भाग गया है और सबको यही लगता है कि वो अपने गांव की तरफ आया है। वो आपकी बात नहीं मानेंगे और आपको और आपकी बीवी को कुछ कर न दें, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि आपको यहाँ से भगा सकूं। जल्दी करें, टाइम नहीं है, वो लोग बहुत जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे, जल्दी करें। वो अपनी बीवी के पास भागता हुआ आया और उसको सब कुछ बता दिया। वो बेचारी तो ये सुनकर अपने आप को संभाल न सकी, उसने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और दौड़ लगा दी। वो अपने गाँव में ही था कि उसकी बीवी भागते भागते थक गई और वहीं बैठ गई। वहाँ पास के गांव में उसकी बहन का घर था। उसने अपनी बीवी को उसकी बहन के घर छोड़ा और खुद भागने लगा। वो बहुत भागा, यहाँ तक कि अपने गांव से दूर आ गया। वो ट्रेन की पटरियों के साथ साथ भाग रहा था। उसे ट्रेन की आवाज सुनाई दी। वो चाहता था कि वो ट्रेन में बैठ जाए और यहाँ से निकल जाए। उसने सोचा था कि कुछ दिन बाद अपनी बीवी को भी ले जाऊंगा और कुछ लोगों से कह के अपने बेटे को भी जेल से छुड़वा लूंगा। लेकिन उसी वक्त एक पीछे से आती हुई गोली उसके कमर पे लगी। वो गिर गया। ट्रेन से कुछ लोगों ने ये सब होते हुए देखा और ट्रेन रोक दी। कुछ लोग ट्रेन से बाहर आए और उस आदमी को उठाया। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन पीछे से आए लोगों ने उस बात को छुपाने के लिए उस आदमी को ट्रेन के नीचे फेंक दिया। उसकी सांस अभी भी चल रही थी। कुछ वक्त बाद ट्रेन चला दी। आयशा की आंखों में आंसू आ गए थे। आयशा ने कहा, बाबा जी, उसकी बीवी और उसके बेटे का क्या बना? बाबा बोले, उसकी बीवी ने फांसी ले ली है। बाबा बोले, उसकी बीवी ने फांसी ले ली, उसके पास खाने तक के पैसे ना थे, उसको जिंदा रहने से ज्यादा मरना आसान लगा और उसका बेटा जेल से भागकर किसी दूसरे शहर में रहने लगा। 1 साल बाद जब वो लड़का घर आया तो ना घर था और ना माँ बाप। वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन वो करता भी तो क्या करता। वो वापस शहर चला गया और अपनी बीवी से मिलने गया, लेकिन उसे भी उसके घर के बाहर गोली मार दी गई। आयशा कहती हैं, ये कहानी सुनकर मैं बहुत दुखी हुई। आयशा ने बाबा जी से सवाल किया कि वो कौन था और आप उसे कैसे जानते हैं? उन्होंने अपना हाथ आगे किया। उस हाथ पे बहुत ज़्यादा ज़ख्म थे और वो हंसने लगे और फिर ट्रेन की लाइट्स फ़ौरन ऑन हो गई। पूरी ट्रेन में रोशनी हो गई। आयशा बताती हैं कि जब सामने मैंने सीट पर देखा तो बाबा जी नहीं थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और अचानक मेरी आँख खुली। मैं अभी तक ख्वाब देख रही थी। मुझे इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। आयशा ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये असल में हो रहा है। मैंने टाइम देखा तो पता चला मैं 4 घंटे से सो रही थी। मेरे दिमाग में उस बाबा जी के बारे में ख्यालात चल रहे थे। शायद इसी वजह से मुझे ये ख्वाब आया। कुछ वक्त गुजरा होगा कि मेरा स्टेशन आ गया। मैंने स्टेशन से बाहर निकलते हुए देखा कि वो बाबा जी मेरे सामने से गुजरे। उनके हाथ बिल्कुल उसी तरह थे जैसे मैंने ख्वाब में देखे थे। वो थोड़ा सा आगे गए और पीछे मेरी तरफ मुड़ के देखा। मैं उन्हें देखती जा रही थी और वो अचानक से गायब। आयशा बताती हैं, सबसे ज़्यादा मैं हैरान तब हुई जब मुझे पता चला कि ये कहानी सच्ची है। मेरे मामू ने मुझे बताया कि ये कहानी सच्ची है। एक बाबा ट्रेन के नीचे आके मर गए थे। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ये एक हॉरर स्टोरी थी जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें शेयर की। अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरीज़ हैं और वो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा जीमेल भी लगा हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं वॉइस मैसेज के ज़रिए या आप टेक्स्ट लिख कर भेज सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी हो। इंशाल्लाह मैं आपकी वॉइस पर भी नरेट करूँगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना।